हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्रिएटिव क्लास में। मैं दक्ष आज आपको 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक टेस्ट भी, उनकी टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करूंगा। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सेल इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, house is made up of rooms and these rooms are made up of walls and these walls are made up of bricks. Similarly, if you can put human body in the place of house, then you can see this human body is made up of organs and these organs are made up of tissues and these tissues are made up of cell. Not only human, सिर्फ humans नहीं, every organism present on earth, जितने भी organism इस अर्थ पर present है, is made up of cell, वो cell से मिलकर बने हैं। सो सेल को द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए हम सेल का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन हिज सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था कब? 1665 में, उनके सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा? उन्होंने एक ओनियन पिल ली। इस ओनियन पिल के ऊपर उन्होंने सेप्टिन सॉल्यूशन ऐड करा और इस सेप्टिन सॉल्यूशन के बाद उन्होंने उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करा। जब उसके बाद उन्होंने उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको हनीकॉम्स हाउस लाइक कंपार्टमेंट दिखे और उन्होंने एक सिंगल कंपार्टमेंट को सेल कह दिया। ये तो बात थी फ्रेंड्स की कैसे डिस्कवर करा रॉबर्ट हुक ने। अब बात आती है कि उन्होंने डिस्कवर करा और एक सिंगल सेल कैसा दिखता है। जैसे एक सिंगल सेल है, इसके ऊपर सेल वॉल भी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। जैसे कि मैंने इन सब के बारे में ब्रीफ में अपनी वीडियोस के अंदर, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसके अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं और ये नोट्स हैं, इसलिए मैं इसमें सिर्फ क्विक रिवीजन दूंगा। टाइप्स ऑफ सेल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ओल्ड न्यूक्लियस, जिनके पास पुराना न्यूक्लियस होता है। दीज सेल्स विच न्यूक्लियस कवर्ड बाय न्यूक्लियस वॉल और मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, विच न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय। वो सेल्स जिनके न्यूक्लियस वॉल से कवर्ड नहीं होते उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। द न्यूक्लियस which is not covered by membrane or both, that's that nucleus called nucleoid। और इस तरह के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब बात आती है यूकैरियोटिक सेल की। The cell which nucleus is covered by the nucleus wall is called eukaryotic cell। जिसका न्यूक्लियस वॉल से कवर होता है, ऐसे सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट, यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। Their size is more than the prokaryotic cell, इनका साइज ज्यादा होता है प्रोकैरियोटिक सेल से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, the outermost covering of the cell that separates cell from its external environment। outermost covering जो सेल को उसके external environment से अलग करती है, ऐसी outermost covering को हम plasma membrane कहते हैं। This membrane allows some selectively selected materials to come the cell, therefore it's called selectively permeable membrane। ये कुछ selected materials को ही अंदर आने देती है, इसीलिए हम इसको selectively permeable membrane कहते हैं। Inside the cells materials come through 2 प्रोसेसेस। सेल के अंदर 2 प्रोसेसेस से मटेरियल आता है। वो 2 प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं? ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। चलो फ्रेंड्स अब इनके बारे में स्टडी करते हैं। ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, नोन एज द ऑस्मोसिस, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, एक ग्लास है, ग्लास 1, ये है ग्लास 2। ग्लास 1 के अंदर वाटर का लेवल ज्यादा, ग्लास 2 के अंदर वाटर का लेवल कम है, तो वाटर हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि ग्लास 1 से ग्लास 2 में मूव करेगा। और कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं आ जाता। इसी तरह अगर आप किसी चीज को सेल पे अप्लाई कर दो तो आप क्या देखोगे कि बाहर हाई कंसंट्रेशन है, वाटर के अंदर कम है, तो इसी तरह वाटर मूव करेगा बाहर से अंदर, और जब दोनों बाहर और अंदर सेल के लेवल वाटर का इक्वल हो जाएगा तो वाटर मूवमेंट करना स्टॉप कर देगा। अब बात आती है डिफ्यूजन की। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज द डिफ्यूजन। मतलब कि गैस की मूवमेंट हो अगर हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तो हम उसको डिफ्यूजन कहते हैं। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब बात आती है सेल वॉल, प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, बट उसके ऊपर एक और रिजिड कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसका क्या फंक्शन होता है? ये क्या करती है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को। इट्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू
plant. अब बात आती है प्लाज्मोलाइसिस. When a living cell loses water through osmosis, अगर एक लिविंग सेल वाटर को लॉस कर दे ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, तो उसको हम क्या कहेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस. इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे. न्यूक्लियस. न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियस वॉल और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस के पास 2 लेयर की कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियस वॉल या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं. न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स व्हिच आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस जो होता है उसके पास क्रोमोसोम्स होते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. व्हिच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ये क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है? ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं. क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ डीएनए. डीएनए के बने होते हैं. इस डीएनए की क्या फुल फॉर्म है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लियस कंट्रोल सेल. और ये न्यूक्लियस का क्या काम है? पूरे सेल को कंट्रोल करना. साइटोप्लाज्म. The fluid present between the cell wall and the nucleus wall called the cytoplasm. जो फ्लूइड सेल वॉल और न्यूक्लियस वॉल के बीच में प्रेजेंट है उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे. सेल ऑर्गेनलीज आर मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म. सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. सेल ऑर्गेनलीज जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं. सेल ऑर्गेनलीज. हमारी बॉडी में हमारे सेल में 6 टाइप की सेल ऑर्गेनलीज होती हैं. Endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysozyme, mitochondria, plastid and vacuoles. Cell organelles helps nucleus to control the cell. Cell organelles nucleus की हेल्प करती हैं सेल को कंट्रोल करने में. अब बात आती है फ्रेंड्स ये इस सेल की बेसिक फंक्शनिंग को समझने की. जैसे एक फैक्ट्री होती है. फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्शन सेंटर होता है, सिक्योरिटी सेंटर होता है, ट्रांसपोर्ट सेंटर होता है और परचेजर्स होते हैं फैक्ट्री के सामान के ऐसे, और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स होते हैं. इसी तरह फ्रेंड्स आप फैक्ट्री की जगह एक ह्यूमन सेल को पुट करो. ह्यूमन सेल के अंदर प्रोडक्शन सेंटर है यानी कि जहां पर प्रोटीन्स की प्रोडक्शन होगी वो कौन सी जगह है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और सिक्योरिटी रीजन वो है लाइसोजाइम. ट्रांसपोर्ट रीजन वो है गोल्जी अपैरेटस. और परचेजर्स कौन है? वैक्यूल्स. और इन्वेस्टर्स जो उसमें इन्वेस्ट करेंगे वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. चलो फ्रेंड्स अब इनको समझते हैं. इन्वेस्टर्स फैक्ट्री में पैसे लगाते हैं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देता है. फैक्ट्री में प्रोडक्शन सेंटर में प्रोडक्शन होती है यानी कि सेल के अंदर प्रोडक्शन कहाँ होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. जिस सामान की प्रोडक्शन हुई है उसकी सिक्योरिटी भी करनी पड़ेगी. उसकी सिक्योरिटी कहाँ होती है? फैक्ट्री के अंदर सिक्योरिटी रीजन में और सेल के अंदर लाइसोसोम्स के अंदर. अब उस सामान को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. उस सामान को फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट करती है ट्रांसपोर्ट सेक्टर. बट सेल के अंदर कौन ट्रांसपोर्ट करता है? गोल्जी अपैरेटस. और अब बात आती है परचेजर जो उसको खरीदता है यानी कि वैक्यूल्स. वैक्यूल्स उसको संभाल के रखते हैं. जब जरूरत होती है तो वो सेल को प्रोवाइड कर देते हैं. इसके अंदर फ्रेंड्स प्लास्टिड इन्वॉल्व नहीं है. प्लास्टिड को अलग से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है. अब बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वी टेल अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इनको हम रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं और इसी वजह से इनका सरफेस रफ हो जाता है, इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. राइबोसोम्स अटैच एट द सरफेस एंड मेक इट रफ. और राइबोसोम्स होते हैं वो उसके सरफेस पर अटैच होते हैं और उसको रफ बना देते हैं. फंक्शन क्या है इसका? प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स की प्रोडक्शन. ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प करता है. अब बात आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका स्ट्रक्चर स्मूथ हो, जिसका सरफेस स्मूथ हो. राइबोसोम्स नॉट प्रेजेंट. राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर इट्स सरफेस इज स्मूथ. इसके लिए इसका सरफेस स्मूथ है. अब बात आती है फंक्शन. इसका फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड, फैट्स मॉलिक्यूल. प्रोडक्शन करवाना लिपिड्स और फैट के मॉलिक्यूल्स की. अब बात आती है हमारी सेकंड सेल ऑर्गन जो कि गोल्जी अपैरेटस. गोल्जी अपैरेटस. द गोल्जी अपैरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी यानी कि सबसे पहले डिस्कवर करा था इसको कैमिलो गोल्गी ने. इट ऑल्सो अ ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर. ये भी एक ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है. प्रेजेंट पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स यानी कि एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होता है और इसीलिए हम इसको सिस्टर्न्स कहते हैं. फंक्शन क्या है इसका? स्टोरेज का फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट करता है और पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स. अब बात आती है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली जो कि राइबोसोम्स. इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू सेल्स. सेल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. फंक्शन सिक्योरिटी का. If any other substance or pathogen enter in cell,
So lysozyme release digestive enzyme to kill it, but if it can't finish, so it burst itself and release chemical substances, यानी कि digestive enzymes which kills the cell itself. So they call this suicide bag. यानी कि जब कोई पैथोजन एंटर करता है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर लाइसोजाइम उसको किल करने के लिए अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है. अगर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको किल नहीं कर पाते तो वो अपने आप को ब्रस्ट कर लेता है और पूरे सेल को ही डेड कर देता है. अब बात आती है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट गिव एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करता है एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में. इट हैव टू मेम्ब्रेन, आउटर वन इज द porous and inner one is as fold where ATP generate. माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन जो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी इसकी आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर तो क्या कहते हैं, वो पोरस स्ट्रक्चर, यानी कि इसके ऊपर पोर्स होते हैं, छेद होते हैं बड़े सारे, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक फोल्ड होता है जिसके ऊपर एटीपी जनरेट होते हैं. इट हैव इट्स ओन डीएनए. माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का डीएनए होता है. अब बात आती है प्लास्टिड्स. दीज आर द प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. टू टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स जो कलर्ड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स जो व्हाइट होते हैं जिनका कोई कलर नहीं होता. अब आते हैं द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा. जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप प्लास्टिड का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके अंदर बड़ी सारी मेम्ब्रेन्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर एम्बेडेड है और वो एक मटेरियल के अंदर बंद है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा. प्लास्टिड ऑल्सो हैव इट्स ओन डीएनए. प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ये दो सेल ऑर्गेनलीज है जिनके पास खुद का डीएनए होता है. अब बात आती है लास्ट पार्ट जो कि है वैक्यूल्स. दीज आर दी स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट. ये स्टोरेज करता है सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स के लिए. स्मॉल इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर स्मॉल होता है बट प्लांट सेल के अंदर लार्ज होता है. अब फ्रेंड बात आती है कि हमारे टेस्ट की. अगर आपको इस चैप्टर को पूरा ब्रीफ में समझना है तो आप हमारे चैनल पर जाके हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने इस चैप्टर को पूरे ब्रीफ में समझा रखा है. ये है फ्रेंड्स टेस्ट जो कि 25 मार्क्स का. ये टेस्ट 1 है फ्रेंड्स. टेस्ट 1 इस टेस्ट के अंदर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं. अगर आप इस टेस्ट के अंदर 20 मार्क्स से अबव स्कोर करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको इस चैप्टर के ऊपर थोड़ी बहुत पकड़ है. और जितना आपने स्कोर करा वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स, ताकि मैं भी आपको उसी हिसाब से टीच कर सकूं, आपको बता सकूं कि आपको अगर आपका स्कोर कम है तो आप उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आपका स्कोर मीडियम है तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आपका स्कोर हाई है तो उसको और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या क्या राइटिंग वे होता है पेपर में जिसकी वजह से आपका इम्प्रूवमेंट, आपके टेस्ट या राइटिंग स्किल्स की इम्प्रूवमेंट हो सकती है. फ्रेंड्स प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखकर पेपर के टाइम पर ज्यादा स्ट्रेस ना ले और बायोलॉजी उनको भी बहुत ही आसान लगे आपकी तरह. थैंक यू फ्रेंड्स.